अच्छा, सभी लोग शुरू से तो आ रहे हैं कि कोई बीच में आ रहा है? बैलेंसी और एटॉमिक इक्विवेलेंट मास सभी लोग पढ़े हैं ना? चलो ठीक है, इसीलिए बैलेंसी और इक्विवेलेंट मास शुरुआत में पढ़ा दिए थे। यहाँ पर ध्यान रखा है एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। चलो देखा जाए। अब सीधे क्वेश्चन, बाकी और कुछ तो है नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, ए मेटालिक ऑक्साइड has 40% oxygen. If formula of its metallic chloride is NaCl2, find atomic mass of metal. Find atomic mass of metal. Find atomic mass of metal. ध्यान दीजिएगा कैसे बोलो, इक्विवेलेंट मास निकाला कल इक्विवेलेंट मास पढ़ा गया था। मेटालिक ऑक्साइड है 40% ऑक्सीजन। if formula of its metallic chloride is MCl2, find atomic mass of metal. Find atomic mass of metal. बेटा आपको यहाँ से दिखता है, दिखता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखना बेटा इधर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटालिक ऑक्साइड WM+O कितना भैया 100, WO 2 कितना 40, WM कितना बेटा 60, 100 माइनस 40 60। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास 60 में 40 मिलेगा। कितना आ गया 12 60 बटे 40 बटे गुणा 40। बैलेंसी ऑफ मेटल कौन बताएगा, NaCl2 2Cl माइनस 2 कितने Cl जुड़े हैं 2। पहला फार्मूला याद करो, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं। तो Cl मोनोवैलेंट एटम है ना, और 2 मोनोवैलेंट एटम है, देखो तो बैलेंसी क्या हो जाएगी 2, बैलेंसी क्या हो जाएगी 2। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी, इक्विवेलेंट मास कितना बेटा 12 गुणे 2 ये आधा क्वेश्चन कराए हैं जो अभी कराने चल रहे हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ ए वोलेटाइल क्लोराइड is 55.5. if volatile chloride आप मेटल करेंगे is 55.5, if equivalent mass of metal is 20, find atomic mass of metal. Find atomic mass of metal. आधा क्वेश्चन आपने किया है इसको, अभी कल ही को यहाँ पर याद होगा एक बार शो किया था। यहाँ पर बैलेंसिंग क्या निकाले थे, वेपर डेंसिटी 2 into वेपर डेंसिटी यहाँ पर E plus 35.5
देखिए बेटा बैलेंसिंग पता करना है। 2 into 55.5 20 प्लस बेटा 35.5, यहाँ पर 2 into 55.5, यहाँ पर अपॉन 55.5 कैंसिल हो जाएगा 2, और इक्विवेलेंट मास सीधे दिया गया है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, तो 20 into 2 दैट इज 40। एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे बेटा, 2-3 टर्म पे चर्चा कर लेते हैं, जरूरत आगे बढ़ती रहेगी। आइसोमार्फ, किसके? आइसो मतलब सेम, मार्क का मतलब स्ट्रक्चर, मार्क का मतलब स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं उनको क्या करना है बेटा? आइसोमार्फ। Different compound with the same crystalline structure. Different compound with same crystalline structure. भिन्न compound जिनकी क्रिस्टलीय संरचना समान। Different compound with same crystalline structure. ध्यान रखना, एग्जाम्पल में यहाँ पर ZnSO4 7H2, यहाँ पर FeSO4 7H2, MgSO4 7H2, इसको कहते हैं व्हाइट विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, इसको कहेंगे ग्रीन विट्रॉल, इसको कहेंगे इप्सम साल्ट, यूज है एंटासिड, इसको भी एंटासिड के रूप में यूज करेंगे। इप्सम को क्या हो सकती है? इप्सम साल्ट, ग्रीन व्हाइट, इसका कहेंगे ग्रीन विट्रॉल और इसका कहेंगे व्हाइट विट्रॉल, तो व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल और इसको करेगा इप्सम साल्ट। एक चीज देखो ना, इधर हम लोग जो आइसोमार्फ हैं, और इसको हम बताने क्यों चल रहे हैं आप समझेंगे। आइसोमार्फ में जो एलिमेंट सेम पोजीशन पर होंगे उनकी वैलेंसी सेम होगी, और हमें जरूरत है वैलेंसी की, है कि? तो वैलेंसी कहीं से भी निकले हमें चाहिए। आइसोमार्फ में जो सेम पोजीशन पर एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर element present at same position in isomorph has same valency, element present at same position in isomorph has same valency। तो आइसोमार्फ में जो एलिमेंट सेम पोजीशन पर होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। सेम होगी, ठीक है? यस। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लें। यहाँ पर अगर पॉलीमार्फ बोलते हैं, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और मार्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। देखो पॉली का मतलब होगा मेनी और मार्फ का मतलब होगा बेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक ही कंपाउंड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर एक ही कंपाउंड होगा जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सेम कंपाउंड
with different structure. different crystalline structure. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड कहेंगे और ऊर्जाइट कहेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, एराइबोनाइट और कैल्साइट। ध्यान रखा, आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे, वहां पर आपको सॉलिड स्टेट, वहां पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको बताएंगे, देखिए ये मतलब एक एराइबोनाइट अलग फॉर्म में है और कैल्साइट अलग फॉर्म में है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, CaC। ऊर्जाइट और जिंक ब्लेंड, या इसी को स्पेलराइट कई बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्पेलराइट। इनका मतलब ये फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। ठीक है। तो अगर एक ही कंपाउंड, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो सेम कंपाउंड विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? पॉलीमर। यहाँ पर एक वर्ड हम बदलने चल रहे हैं, एक वर्ड बदलने चल रहे हैं। कंपाउंड की जगह पर एलिमेंट लिखने वाले हैं। अगर इसी कंपाउंड को एलिमेंट कर दिया जाए तो ये हेडिंग बदल जाएगी, और तब हेडिंग क्या होगी, तब हेडिंग क्या होगी? मिटा दो इसको, अरे अभी नहीं लिखे थे इसको। उठ जाए। लिखो जल्दी लिखो। जब ये नहीं लिखे तभी आप इसको लिखे नहीं होंगे। अच्छा, इसी का तो एक्सप्लेनेशन है जी। और अब आप इसको क्या बोलोगे, सेम एलिमेंट कर दिए तो आप डिफिनेशन में मतलब ये हो जाएगा, ये रोड का क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है तो एलोट्रॉप, और कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है तो पॉलीमर। काफी क्लियर रहिएगा। तो यहाँ पर एलोट्रॉप आगे पढ़ाया जाएगा। बस एक एग्जाम्पल, जैसे कार्बन का कितना होता है, 12-14 कार्बन डायमंड होता है, कार्बन ग्रेफाइट होता है, और कार्बन C70 इसको लिखते हैं, C60R70, 60R C70। इसका नाम क्या बेटा? बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन और बकीवाल। ध्यान दो, या कई बार सोसर बॉल कहते हैं, फुटबॉल जैसा दिखता है। पढ़ाएंगे इसके बारे में। अच्छा, ये डायमंड एलिमेंट है या कंपाउंड है? एलिमेंट है या कंपाउंड? स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि कार्बन 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 कार्बन, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो एलिमेंट बोले या कंपाउंड बोले? क्या बोले? एलिमेंट वाले आप उठाएं, पहले जब देख लो समझा रहे हैं तो उठाओ। कंपाउंड वाले
डिफिनेशन अभी लिख रहे हो सेम एलिमेंट, क्या लिख रहे हो? सेम एलिमेंट विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और उसी के एग्जांपल में इसको लिख रहे हो और कह रहे हो कंपाउंड है, ये तो कह रहे हो ना। डिफिनेशन में सेम एलिमेंट लिखा गया है और पूछने पर कह रहे हो कंपाउंड है। बिठा दे इसको, देखो ध्यान रखिएगा। दूसरा सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है, ये सब क्या है? एलिमेंट है। ध्यान रखिए, अगर सिमिलर एटम जुड़े होंगे तो मॉलिक्यूल, मतलब उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। जैसे ये S8 क्या है? ये S8 मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एलिमेंट क्या है? आप एलिमेंट बोलेंगे जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। एलिमेंट बोलेंगे जो किस फॉर्म में बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर सिमिलर एटम जुड़े हुए हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, O2 एलिमेंट है, N2 एलिमेंट है, ठीक है, मिटाएं इसको, हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक इतना कहानी सुनाए क्यों? हमें एक क्वेश्चन कराना है, एक दो। इतना कहानी इसलिए सुनाए कि एक दो क्वेश्चन कराना है। देखिए बेटा, ए मेटालिक ऑक्साइड at 32% oxygen, if its sulfate is isomorph with CuSO4 5H2O, इसका नाम है फ्लूविट्राल। व्हाइट और ग्रीन बताए थे ना? Then find atomic mass of metal. Atomic mass of metal. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अभी फार्मूला हम लोग पढ़े थे एटॉमिक मास के लिए, WB इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसिंग, इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसिंग, ये फार्मूला पढ़ा गया। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास और बैलेंसिंग देखा जाए। पहले इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ पर मास ऑफ मेटालिक ऑक्साइड या WMO, इसको क्या पढ़ेंगे? W का मतलब मास, M मतलब मेटालिक ऑक्साइड, कितना मानोगे? 100 ग्राम। तो क्यों? परसेंट दिया गया है। और इसमें ऑक्सीजन कितना है? 32। तो इसका मतलब WO कितना हो जाएगा? 32। तो WM कितना हो जाएगा? 100 माइनस 32/68। 100 माइनस 32 कितना बेटा? 68। यहाँ पर E इक्वल टू क्या? 68/32 WO इनटू A, ये फार्मूला है। यहाँ पर कितना बेटा? 68/32 32 32 इनटू 8 17 17 कितना आ गया? 17। अच्छा, आप कह रहे हो आइसोमॉर्फ विद कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट देखें बेटा, तो कॉपर सल्फेट की बात किया जाए तो ये CuSO4 है। अब ये जो वाटर है इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाटर जो यहाँ पर जुड़ा है इससे कोई लेना देना नहीं, कॉपर सल्फेट से मतलब है केवल। तो इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? Cu++ और SO4 तो कॉपर सल्फेट में कॉपर ही मेटल है, कॉपर क्या है? मेटल। और इस पर चार्ज कितना दिख रहा है? 2। तो किसी आयन की वैलेंसी उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होती है, पढ़ाया गया है। तो कॉपर की वैलेंसी कितना हो जाएगी? 2। कॉपर की वैलेंसी 2। तो वैलेंसी ऑफ मेटल ऑफ कॉपर और मेटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्यों आपने सीधे मेटल की वैलेंसी 2 बोल दिया? मेटल की वैलेंसी 2 क्यों हो गई? क्योंकि अभी आप आइसोमॉर्फ
सेम। तो यहाँ पर ध्यान बेटा आइसोमर मतलब ये जो मेटल है उसका सल्फेट कॉपर सल्फेट जैसा है, इसका मतलब जहाँ पर कॉपर है अगर वहाँ पर मेटल लेते हैं तो सेम ऐसे बनना चाहिए। तो अगर कॉपर की वैलेंसी 2 आई है तो मेटल की वैलेंसी क्या आनी चाहिए 2। तो अब यहाँ पर फार्मूला आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 2 वैलेंसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 70 17 into 2 that is 32। ये एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। कोई प्रॉब्लम? इसको मिटा देगा। अब एटॉमिक मास का एक नया फार्मूला हम लोग देखेंगे। हाँ 8 4 32 होता है 17 4 8 से डिवाइड करो ये कट जाएगा, यहाँ पर 8 से डिवाइड करो 4 आएगा, 32 बटे 8 बटे 4 कितना आएगा 17, वही तो लिखा गया है। ठीक भैया मिटा दो बेटा। चलो अच्छा इधर देखो CO2 में अगर देखा जाए CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44 कितना होगा? अब सोच रहे क्या होगा जाए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12 ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 इनटू 44 42। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा 44। 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है 44 ग्राम में कितना ग्राम है 12। चलो अपनी तो बात खत्म हो गई। एक क्वेश्चन कराने वाले हैं इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। चलो लिखो एक और क्वेश्चन लिखो फिर दूसरा फार्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा पोटेशियम सेलिनेट is isomer with K2SO4 if 45% silicon selenium is present in potassium selenate then find atomic mass of selenium। इधर ध्यान दो हम हिंट आपको दे रहे हैं। अभी जैसे क्वेश्चन आपको पूछे ध्यान में बेटा पहले इजी सा देख लिया जाए एकदम आसान था। ध्यान दो CO2 लिया गया ना यहाँ पर 12 यहाँ पर 16 बटे 2 बराबर कितना हो गया 44। तो 44 ग्राम में कार्बन कितना है 12। 1 ग्राम में कितना होगा 12 बटे 44। तो 100 ग्राम में कितना होगा 12 बटे 44। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है आप निकाल लेना। पोटेशियम सेलेनेट में सेलेनियम का परसेंटेज कितना है फार्मूला मालूम है? फार्मूला मालूम नहीं है, लेकिन कहा गया कि दिस इज आइसोमॉर्फ विद पोटेशियम सल्फेट। मतलब जो सेलेनेट है पोटेशियम सेलेनेट है और पोटेशियम सल्फेट एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं, मतलब दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा फार्मूला आप सल्फेट के लिए लिखे हो वैसा ही फार्मूला किसके लिए लिखोगे सेलेनियम के लिए। तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या है K2SO4। इसका मतलब पोटेशियम सेलेनेट का फार्मूला क्या हो जाना चाहिए
K2SeO4 हो जाना चाहिए भाई। सल्फर की जगह पर आप क्या लगा दो, सेलेनियम लगा दो। अब सेलेनियम का यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास मालूम था, यहाँ पर मालूम नहीं है, तो यहाँ पर सेलेनियम का एटॉमिक मास हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम कितना हो जाएगा, 39 × 2, सेलेनियम का x, ऑक्सीजन का कितना बेटा 16 × 4, दैट इज जोड़ लो तो देखो कितना आएगा, ये 78 आ जाएगा और 64, तो 78 और 64 कितना हो जाएगा 142 प्लस x, 142 प्लस x, तो 142 प्लस x ग्राम में ग्राम K2SeO4 कितना सेलेनियम है इसमें है 45%। x ग्राम सेलेनियम। मॉलिक्यूलर मास है, आप एटॉमिक मास क्या माने हो x, तो 1 ग्राम में कितना बेटा x/142 प्लस x, तो 100 पे कितना बोलो x/142 प्लस x × 100, जैसा यहाँ निकाले थे। अब ध्यान दो, ये जो अमाउंट है यहाँ पर, ये जो अमाउंट है सेलेनियम का अमाउंट है कितने में 100 ग्राम, कितने में, और क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 ग्राम अगर कंपाउंड लोगे तो उसमें सेलेनियम कितना है 45%, कितना है 45%। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, बट फ्रॉम क्वेश्चन 100 ग्राम कंपाउंड या K2SeO4 है 45 ग्राम सेलेनियम, आई यहाँ पर कितना होगा x/142 प्लस x × 100 बराबर कितना होगा 45। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर 100x और नीचे 142 प्लस x इक्वल टू 45। तो अब बताओ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 100x, ये 45 × 142 प्लस x, तो 100x, यहाँ पर 45 × 142 प्लस 45x, इधर करो तो 100x माइनस 45x इक्वल टू 45 × 142, तो 55 यहाँ पर 45 × 142, तो x इक्वल टू 45 × 142 अपॉन 55। अब तो सॉल्व करोगे तो 5 से काट देगा, ऊपर 9 और नीचे 11, 9 × 142, तो लगभग 116 या 17 आएगा, 116.19। 116.19। ठीक भैया, आप लोग आज पहले दिन आ रहे हो क्या, पहले आते थे, बन जाएगा क्या, ऊपर का था क्या क्वेश्चन,
एक फार्मूला हम लोग और लिखेंगे बेटा, इधर ध्यान देना। ये है एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पर इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ये एक और फार्मूला है। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। इधर देखिएगा भैया, इधर देखना, ये है इस फार्मूला। फार्मूला एप्लीकेबल सबके लिए नहीं है। फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट। जो एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होंगे उनके लिए लिख लेंगे। फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एलिमेंट बट नॉट फॉर कार्बन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा सॉलिड एलिमेंट के लिए, लेकिन कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चलें बेटा? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए क्यों नहीं, मतलब पूछ ले क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है तो ये सारे में फिर क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे एक एक एलिमेंट अलग अलग नहीं होते, ये मतलब क्या क्रिस्टलाइन, सॉरी उसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? नेटवर्क लाइक, जाल जैसी संरचना होती है, इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। एज दे एग्जिस्ट in network like structure। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भैया देखिएगा बेटा, इधर देखना क्वेश्चन देखेंगे। ए मेटालिक एलिमेंट has specific heat .16 calorie per Celsius per gram। Find its average atomic mass। बता देंगे बेटा? कितना आएगा? यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू कितना? 6.4 अपॉन 0.16, तो कितना आएगा? 640 अपॉन 16, that is 40। चलो अगला क्वेश्चन देखो। A metallic element has specific heat, यहाँ पर 0.24 कैलोरी पर सेल्सियस पर ग्राम। 0.24 कैलोरी
पर सेल्सियस पर ग्राम। एक यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव बुक अगर रखे होंगे या मॉड्यूल्स वगैरह उसमें बना भी होगा। देखिए बेटा, इफ इट्स इक्विवेलेंट मास इज 9, फाइंड its exact atomic mass। ध्यान रखिए, पिछले में क्या बताया गया था? एवरेज एटॉमिक मास, और यहाँ पर क्या बताना बेटा? एग्जैक्ट एटॉमिक मास। क्या बताना है? एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ऊपर बता दें तो पहले तो आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल ही लोगे। पहले आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल लोगे। क्या आ गया बेटा? 6.4, यहाँ पर 0.24। इसको साफ करोगे नियरली ये 26.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26.6। अब ध्यान देना, इधर आओ, इधर देखो। अभी अभी आपको फार्मूला पढ़ाया गया, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास दिया गया है और एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट किया कितना? 26.6। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर वैलेंसी, तो यहाँ पर वैलेंसी कितना आ गया? 26.6, यहाँ पर 9। ठीक है, तो ये साफ करोगे तो 3 से कम आएगा। कितना आएगा? मान लो 2.97 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? 2.97। 3 से कम आएगा मान ले रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं सॉल्व कर रहे हैं। 2.97 आए, 2.94 आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको बताया गया बैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। ये होती है? बैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं होती। तो इसका मतलब ये बैलेंसी जो 2.97 है, इसको आप क्या मानेंगे? 3। नियरली क्या मानोगे? 3। अब एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? फिर से इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास 9, वैलेंसी कितना? 3। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना आ गया? 27। एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना आ गया बेटा? 27। बात हो रहा ना? तो पहले आप इस फार्मूले से आपने क्या किया? एवरेज एटॉमिक मास निकाला, फिर इक्विवेलेंट मास दिया गया था, उससे आपने बैलेंसी, तो बैलेंसी जो थी वो क्या थी? फ्रैक्शनल थी। उसको आपने राउंड अप माना, फिर राउंड अप जब माना तो फिर जब एब्सोल्यूट मास मल्टीप्लाई किया तब आपको क्या मिल गया? शुद्ध। तो ये क्वेश्चन हमने जो अभी कराया आपके ऑब्जेक्टिव बुक में या देखेंगे मॉड्यूल्स वगैरह जो आपके पास होंगे उनमें बने होंगे, या इस तरह का दूसरा क्वेश्चन बना होगा। तो जब कहा जाए कि एग्जैक्ट एटॉमिक मास, तो वहाँ पर स्पेसिफिक हीट वगैरह दिया है, तो आप ऐसे ही उसको बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा? आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट नहीं बोल रहे हैं। Amount of heat required to raise temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, उसको आप क्या कहोगे? स्पेसिफिक हीट कहोगे। क्या कहोगे यार? स्पेसिफिक हीट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Q इक्वल टू mS डेल्टा T। S इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन m डेल्टा T। ये हीट गिवन है। Q क्या है? हीट गिवन। S क्या है? स्पेसिफिक हीट। m क्या था? मास। और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यूनिट। अच्छा छोड़ दें,
इफ m इक्वल टू 1 ग्राम तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन बेटा डेल्टा t। यूनिट क्या लिखोगे कैलोरी, हीट के लिए कैलोरी या जूल लिखते हो। टेम्परेचर नीचे है पर सेल्सियस और पर ग्राम आपने फिक्स कर दिया है। कैलोरी पर सेल्सियस पर ग्राम यहाँ पर भी लिखे ना, ये क्वेश्चन लिखा है तो यूनिट लिखे नहीं लिखे सर। ये फार्मूला हमें जब फिजिक्स में लोग पढ़ेंगे तो हीट वाले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपने किसकी डिफिनेशन लिखा है स्पेसिफिक हीट की। अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी आपसे कोई पूछ ले तब आप क्या कहोगे? मोलर हीट कैपेसिटी जब भी आप पढ़ो हमेशा कंपेयर करके पढ़ो। इंडिविजुअली पढ़ोगे तो भूलोगे, कंपेयर करके पढ़ोगे नहीं भूलोगे। दो तीन चीज ध्यान रखो, पढ़ो तो कंपेयर करके पढ़ो और लिख के पढ़ो। लिख के पढ़ोगे नहीं भूलोगे। नोट्स बनाने का भी अपना एक तरीका है। नोट्स बनाने का तरीका भी है, काफी बहुत मोटी न बनाए। ये खरीद लाए मार्केट से, उसी में पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी। पतली पतली कापी, ठीक है। एक कापी में 2-3 चैप्टर ज़्यादा ना आए जिससे। पतली कापी होगी तो पढ़ते समय उसको देख के डरोगे नहीं। मोटी है तो देख के डर जाओगे, अरे इतना कौन पढ़ा। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं। और जब आप नोट्स बनाएं तो बहुत सारे लोग शादी कापी लिखते हैं तो पूरा यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू करेंगे, एक भी लाइन बचने न पाए, ऐसा नहीं। कापी बनाएं तो आप कुछ स्पेस छोड़ें, ऊपर और नीचे जैसा होता है। ये स्पेस इसलिए है कि इस स्पेस में आप उन पॉइंट्स को लिखो जो बार बार भूल जाते हैं। जैसे पढ़ाया गया आपको, क्या आप अगर आप ध्यान दें तो कल से लेकर आज तक 1 या 2 फार्मूले पढ़ाए हैं, बाकी क्वेश्चन ही तो हो रहे हैं। तो उन फार्मूले था तो उस स्पेस में लिख लो, बाकी तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना एक बार पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, बात रिवाइज तो फार्मूले करने हैं। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं उस पूरे पेज के 2-3 पॉइंट जो भूलने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनको इस स्पेस में लिखना है। या कभी आप किताब वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ नया चीज़ दिख जाए यहाँ पे लिखना है, मतलब पढ़ते समय में इन्हीं पर पॉइंट करना है। या जो नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको हाईलाइट करना है। काफ़ी साफ सुथरी, जितनी साफ सुथरी होगी उतनी पढ़ने में अच्छी लगेगी। ये ब्लैक पेज पे ना बनाए, एकदम वाइट पेज, सुंदर दिखेगा लिखने में, दिखने में, तभी उसको पढ़ोगे, अन्यथा पढ़ोगे नहीं। फिर ऐसे ठीक है, तो कुछ तरीके फॉलो करें। खैर, कहाँ पे थे? हाँ, कंपेयर करके पढ़ने बोल रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक हीट लिखे थे। यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी अगर पूछ ले आपसे, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल को 1 डिग्री तो बना। यहाँ पर अमाउंट आप देखो बेटा, 1 ग्राम यहाँ पर जो लिखे थे इसी को 1 मोल लिखे थे। मतलब ग्राम की जगह पर क्या लिख देते हैं? मोल। बस ग्राम को क्या कर दिए? मोल। तो क्या हो गया? मोलर हीट कैपेसिटी। और ग्राम था तो क्या था? स्पेसिफिक हीट। क्या था? स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर लिखोगे Q इक्वल टू NC डेल्टा T। सब कुछ वही, हीट गिवन, N क्या है? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल, 1 मोल नहीं। C क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। और डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज बताना, एक ओरल क्वेश्चन वैसे बिना किसी लिखे, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी लिक्विड सॉलिड जो भी है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किए हैं तो केल्विन में कितना चेंज होगा? हाँ, केल्विन में भी उतना। मतलब चाहे सेल्सियस में चेंज करो, केल्विन में कोई फर्क नहीं आ रहा है।
कितने लोग बोले भैया सेम चेंज होगा? क्या बोल रहे हो? 200? हाँ, केल्विन में चेंज करके तब बताएंगे। आप क्या बोलोगे? केल्विन में चेंज करेंगे तब बताएंगे। नहीं बैठो, चेंज दोनों में बराबर होगा। ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया जाए तो केल्विन में चेंज कितना होगा? एक केल्विन। केल्विन में चेंज कितना होगा? एक केल्विन। मान लो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस बाद ये कितना हो गया? 11। आप दोनों साइड में 273 जोड़ोगे, फिर घटाओगे, फिर बात तो हो जाएगी। एक ही मतलब डिग्री सेल्सियस में चाहे चेंज करो या केल्विन में चेंज करो, बात क्या होगी? बराबर। ठीक है, चेंज हमेशा से होगा। हाँ, तो चेंज इन टेम्परेचर। आगे चलेगा। यहाँ पर Q इक्वल C इक्वल टू क्या लिखोगे? मोलर हीट। Q यहाँ पर N इंटू डेल्टा T। इफ N इक्वल टू 1 तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन डेल्टा T। यूनिट कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर मोल। ठीक है, यहाँ पर चाहे पर लगाते हैं ऐसे चाहे ऐसे। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर मोल। अच्छा, ध्यान देना बेटा, आपने जो हीट दिया है वो कांस्टेंट प्रेशर पर दिया है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया है? ध्यान दो, यहाँ पर पूरा रूल ही बता रहे हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, इसको आप क्या पढ़ रहे हो? मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हो। यहाँ पर नीचे छोटा सा V लिखा गया है, इसका मतलब ये मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी लिखी होगी वो कांस्टेंट रखा गया है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्टडी की गई है। और इसको किस पर स्टडी की हो? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर P है, तो इसको आप मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहोगे और इसको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। तो डिफिनीशन वही है, ध्यान दो, डिफिनीशन वही है। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर कर दिया तो कांस्टेंट प्रेशर पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी है वो तो भैया एट कांस्टेंट प्रेशर। हम लोग कितना बात में आप लोग एक बार में बोल पाते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको बीच में कुछ ज्ञान देते रहेंगे तो ज्ञान देने हैं, ठीक है। बीच में कुछ साइड वाले ज्ञान भी चलते रहेंगे कि जितना बोलोगे जिस सब्जेक्ट में उतना उस सब्जेक्ट को सीखोगे। सीधी सी बात है, जिस सब्जेक्ट में टीचर के साथ जितना आप करोगे बोलोगे उतना ही उस सब्जेक्ट को सीख पाओगे। तो टीचर बोल रहा है, पूछ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से आप जवाब देने की कोशिश करो। सही है गलत है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक बार दो बार गलत होगा, उसके बाद आप खुद ही सही बोलने लगोगे। ठीक भैया, तो बोलने का प्रयास करिए। सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये फिजिक्स में कोई फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, मिलर क्या फार्मूला? हाँ, मिलर फार्मूला है क्या? और आर की वैल्यू, आर की बहुत सारी वैल्यू है, इसी चैप्टर में अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी केवल एक वैल्यू बता रहे हैं, आर इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आर की बहुत सारी वैल्यू है, अगले लेक्चर पे चर्चा, वहां तक लोग शायद पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? आर। Cp अपॉन Cv लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी। लैम्डा इक्वल टू अगर
1.33 है, 1.41 है, 1.47 सॉरी 67 है। तो ये मतलब ट्राई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक होगा, और क्या होगा बेटा? मोनो मोनो एटॉमिक। मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाए, 1.33 आ जाए, इसका मतलब वहाँ पर उसमें Right. 3 एटम होंगे। जैसे ओजोन के लिए 1.33 आएगा, O2 के लिए क्या आएगा? डाई एटम 1.4 2 एटम है 1.41, और हीलियम के लिए क्या आएगा? 1.67 1.67। तो ये एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ तक हम इसलिए पहुँचे हैं कि हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कराना है एटॉमिक मास पे, बता दें इसको। बाकी ये सब चीज़ें आप ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भैया क्या बता दिया गया, एक और फार्मूला बताने वाले हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या बेटा? सिमिलर। हिंदी में कहेंगे समपरमाणुविक अणु। हिंदी में क्या बोलोगे? समपरमाणुविक अणु। समपरमाणुविक। समपरमाणु का मतलब क्या होता है? समान परमाणु। समपरमाणु का मतलब समान परमाणु, ऐसे अणु जिसमें समान परमाणु हो, भिन्न परमाणु ना हो। जैसे CO2 होमो एटॉमिक नहीं है, हेटेरो एटॉमिक है। O2 होमो एटॉमिक, N2 होमो एटॉमिक। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन कराना था। मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure for homoatomic molecule. Homoatomic molecule is 7 calorie per degree Celsius per mole. Per degree Celsius per mole. If its molecular mass is 32, find its atomic mass. Find its atomic mass. अब ध्यान देना बेटा, एटॉमिक मास देखो, अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर मास दिया है। मॉलिक्यूलर मास दिया है, एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एटॉमिसिटी अगर मालूम हो जाए तो काम बन जाएगा। एटॉमिसिटी मालूम हो जाए तो काम बन जाएगा। और क्या दिया है? 7 कैलोरी कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब Cp दिया है। Cp कितना दिया है? 7। R कितना हो जाएगा? 2। तो Cv कितना हो जाएगा? 5। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो 7 माइनस Cv इक्वल टू कितना बेटा? 2। तो Cv 7 माइनस 2 कितना? 5। कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा गामा? कितना का? 7 बटे 5 कितना? 1.4 1.4 मतलब डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक। तो अब क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास होगा 32/1.4। 32/2 that is 60।
आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर ध्यान दो, कल एटॉमिक मास पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एटॉमिक मास कैसे पढ़ा गया था? यहाँ पर एक एटम लिया गया था, किसी भी मॉलिक्यूल का एक एटम, और कंपेयर किया गया था किससे? कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 में भाग से। तो अब जब कंपेयर किया था, जैसे आपको बताया गया, मान लो एक कार्बन 12 का एक एटम का 1/12वां भाग है, और इधर हमने मान लो सोडियम एटम लिया, तराजू पे ऐसे रख दिया, दोनों बराबर हो गए तो दोनों का मास बराबर है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो ये कोई ज़्यादा होगा, कोई क्या होगा, कम होगा। मान लो ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम। तो ऐसे हमने क्या किया, 10 टुकड़े रखा और इधर एक। तो इसके मतलब जो जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो इसके 10 टुकड़े के बराबर, मतलब इससे कितना गुना ज़्यादा वाली है, 10। तो इसका मतलब एटॉमिक मास क्या हो गया भैया, 10 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा, 10। तो जब आप एटम को कंपेयर कर रहे हो तो जो रिजल्ट मिल रहा है, कंपेरिजन वैल्यू मिल रही है, वो एटॉमिक मास है। आज उसी एटम की जगह पर मॉलिक्यूल को कंपेयर कर लो, तब जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक एटम को कंपेयर करोगे तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल को कंपेयर करोगे तो मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत ज़्यादा डिफिनेशन से मतलब नहीं, करके लिख लो, नंबर ऑफ टाइम्स by which one molecule is more heavier than 1/12 part of one atom of C12. One atom of C12। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1/12 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी, one atom of C12। यहाँ पर यूनिट क्या है बेटा, AMU, और मॉडर्न स्केल ऑफ एटॉमिक मास वही कम वाली। क्या किस स्केल पर मेजर कर रहे हो, C12। किस स्केल पर मेजर कर रहे हो, C12। इसको क्या है, इससे कोई बहुत मतलब है नहीं, इससे कोई बहुत मतलब है नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना, जो मतलब की चीज़ है वो ये है। यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बोले थे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जिसकी वेपर डेंसिटी निकालना, पहले सुन लो, जैसे ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी निकालना है तो जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालना है उसका जितना इच्छा हो उतना लीटर ले लो। जैसे मान लो ऑक्सीजन का हम 5 लीटर ले लिए और तौल लिए कितना है, जितना हमने ऑक्सीजन का लिया है उतना ही लीटर हाइड्रोजन का लेंगे, दोनों का लेकिन मास लिया जाना है। जैसे 5 लीटर ऑक्सीजन गैस लिए और 5 लीटर हाइड्रोजन गैस लिए, दोनों के मास का रेशियो ले लें, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वेपर डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। आप जैसे 5 लीटर मान लो ऑक्सीजन लियो तो
10 लीटर आप सीख ले और 10 लीटर आप ले लो, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी हो जाएगी। अच्छा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, एयर की वेपर डेंसिटी कितना होती है, एयर 14.9 लिख लो, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर 14.5। चलो क्वेश्चन वेपर डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is 20, फाइंड मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू कितना बेटा 28, 56। that is 56। अगला क्वेश्चन वेपर डेंसिटी of COX is 70, find value of X। निकाल देना इसको, फाइंड वैल्यू ऑफ X। यहाँ पर ध्यान रखा CO2 का मॉलिक्यूलर मास अभी आप लोगों ने बताया था कैसे, सम ऑफ एटॉमिक मास, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 यहाँ पर बोले सर अंदर CO2 है कि CO के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ COX कितना बेटा, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू X कितना हो जाएगा 28। ये इक्वेशन नोट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ COX कितना है 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना बेटा 2 इंटू 70 दैट इज 140। इक्वेशन 2 कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना बेटा 28 x इक्वल टू कितना 140, x इक्वल टू 140 अपॉन 28 कितना आ जाएगा 5। 5 कितना आ जाएगा 5। अगला तीसरा मॉलिक्यूलर मास बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर मास बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भैया, यहाँ पर ध्यान दो, रेट ऑफ डिफ्यूजन of any gas at constant temperature and pressure is inversely proportional वेपर डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स वेपर डेंसिटी। निकाल दिया हो, यहाँ पर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स वेपर डेंसिटी। ध्यान रखना यहाँ पर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। R क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन
डी क्या है वेपर डेंसिटी। अब यहाँ पर फॉर टू गैसेस, तो यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखोगे R1 यहाँ पर बेटा D1, R2 यहाँ पर क्या लिखोगे D2, क्या लिखोगे D2। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन 1 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पर ध्यान दो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कोई कांस्टेंट लगाओगे, साइन हटाओगे, कोई क्या करोगे कांस्टेंट लगाओगे। तो अब क्या लिखना चाहेंगे हम लोग इक्वेशन 1/2 करें तो R1 यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, यहाँ पर D2 अपॉन क्या लिखोगे D1, इक्वेशन 3। यहाँ पर ध्यान दो R करके R1 और R2, यहाँ पर क्या हो जाएगा D2 इंटू 2, यहाँ पर D1 इंटू 2। अच्छा ध्यान दें बेटा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो कहने के लिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पड़ा नहीं, लेकिन ये ध्यान दो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा मालिक मास, तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा R करके R1 अपॉन क्या हो जाएगा R2 मालिक इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 अपॉन M1। तो ये एक फार्मूला आपके लिए और हो गया मॉलिक्यूलर मास के लिए। इसको ये फार्मूला याद रखिएगा। इधर देखना फर्दर रेट ऑफ डिफ्यूजन R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन T। V क्या है वॉल्यूम डिफ्यूज, वॉल्यूम डिफ्यूज, और यहाँ पर गया टाइम टेकन। अब यहाँ पर इधर देखो जहाँ पर R1 है R2 है, यहाँ पर V1 अपॉन T1 लिख सकते हैं, तो क्या लिखें तो V1 अपॉन T1 पूरे का अपॉन V2 अपॉन T2। यहाँ पर क्या बेटा M2 अपॉन M1, इसको R करके V1 अपॉन V2, यहाँ पर T2 अपॉन T1, यहाँ पर M2 अपॉन M1। अच्छा अगर वॉल्यूम सेम डिफ्यूज किया है, वॉल्यूम क्या किया है सेम डिफ्यूज, तो ये V1 V2 कैंसिल हो जाएगा, तो T2 अपॉन क्या हो जाएगा T1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 अपॉन M1। एक ये भी फार्मूला है। और फिर टाइम सेम है देन बेटा बोलो V1 अपॉन V2 M2 अपॉन M1। तो यहाँ पर ये सारे फार्मूले यूज किए जाते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इन पर भी पूछ सकता है। इस पे यहाँ पर ये सारे ये रूट लगा लेना छूट गया था, ये रूट लगा लेना है भैया। क्वेश्चन बोल रहे हैं लिख लो। इधर लिख लो बेटा। यस भैया चलो क्वेश्चन लिखो। रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A is 2 times that of B. If molecular mass of gas B is 16,
फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। मिला ना गैस को? फार्मूला क्या लिखोगे? आर ए आर बी इक्वल टू क्या लिखोगे? एम बी अपॉन एम बी। यहाँ पर ध्यान से देखो, देखा बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज 2 टाइम टू दैट ऑफ गैस बी। मतलब आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर बी हो जाएगा। ठीक हो? इधर देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज 2 टाइम टू दैट ऑफ बी। मतलब बी के रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब जहां पर आर ए है वहां पर क्या लिख सकते हो? 2 आर बी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? नीचे तो आर बी है और एम बी कितना? एम बी 16। एम ए पता करना है तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 यहाँ पर अपॉन 1, यहाँ पर 16 अपॉन एम ए। अब दोनों साइड का क्या कर दिया जाए? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 1 16 अपॉन 2 एम ए। तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/4 16/4 दैट इज 4। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेंगे ये क्या क्या मिलेंगे? 4 मिलेगा, 16 मिलेगा, 32, 64। अगर आप थोड़ा सा चूक गए तो आपका आंसर 64 आ जाएगा। थोड़ा सा चूक गए तो आंसर क्या आ जाएगा? तो ऐसे केस में आप क्वेश्चन को फार्मूले से निकालें ही, लेकिन बाई कॉन्सेप्ट भी चेक किया करें। और मिलेंगे दोनों ऑप्शन में, 4 भी मिलेगा, 64 भी मिलेगा। तो अब ये जज करना दिक्कत है कि हमने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो बाई कॉन्सेप्ट भी देखने का। कॉन्सेप्ट से कैसे देखेंगे? ध्यान दो, कौन तेजी से डिफ्यूज कर रहा है, ए या बी? ए। और डिफ्यूजन का जो रेट है वो वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है या नहीं है? इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो रेट डिफ्यूजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ए तेजी से डिफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? बी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ही आंसर आएंगे, या तो 4 आएगा और या तो क्या आएगा? 64। तो अगर मान लो गलती से 64 आ गया कैलकुलेशन में, तो आप थोड़ा सा एक बार अलर्ट हो जाओ कि चूंकि ए तेजी से डिफ्यूज कर रहा है इसलिए मॉलिक्यूलर मास 64 नहीं आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास कम आना चाहिए, 16 से कम आना चाहिए। समझ ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का। लिखिएगा, इंसुलिन इज ए हार्मोन। इंसुलिन इज ए हार्मोन and it contains 3.4% sulfur. Find minimum molecular mass of insulin. हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। इस तरह से आपसे इंसुलिन में पूछता है, हीमोग्लोबिन में पूछता है और क्लोरोफिल में पूछता है। 3 जगह पे पूछता है। एक सिंपल सा हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 इनटू 100 अपॉन कितना बेटा? 3.4। तो सॉल्व करोगे, हमें लगता है 8 या 900 कुछ आएगा, 941।
941.17। ये मिनिमम मालिकुलर मास होगा। अच्छा कैसे आया ये भी जान लो, फार्मूला बनाया कैसे गया इसको जानना है, कॉन्सेप्ट जरूर जानना। ध्यान बेटा, ये कह रहा है कि 3.4% है, मतलब अगर 100 ग्राम, ध्यान दो 3.4 ग्राम होगा कितने में, 100 में 1 में कितना होगा 100 बटे 3.4, मतलब 3.4 ग्राम सल्फर होगा कितने में 100 में, तो 1 ग्राम सल्फर कितने में होगा 100 बटे कितना, तो 32 ग्राम कितना होगा 100, यहाँ पर 3.4 बटे 32 कहाँ से आया, सल्फर का एटॉमिक मास है, कहाँ से आया, सल्फर कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब कम से उस कंपाउंड में कम से कम 1 सल्फर तो होगा ही, कम से कम 1 सल्फर होगा या नहीं होगा, और कम से कम 1 सल्फर होगा तो उसका एटॉमिक मास तो हम लेंगे, इसका मतलब उसके एटॉमिक मास के बराबर हम लेंगे। तो उसी को फार्मूला बना दिया गया, उसी क्या कर दिया गया फार्मूला, कि यहाँ पर ध्यान दो जिसका पूछ रहा है उसका एटॉमिक मास, उसका परसेंट और 100। ऐसा क्वेश्चन हमने इंसुलिन के लिए करा दिया। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में क्लोरोफार्म के लिए बना होगा, क्लोरोफिल के लिए, और किसके लिए बना होगा बेटा, हीमोग्लोबिन के लिए। तो अगर मिले तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना। मॉलिक्यूलर मास में हमने पढ़ा दिया, अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं अलग अलग पैटर्न पे, तो उनको कल करा देंगे, मॉलिक्यूलर मास खत्म हो जाएगा, फिर कल ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक भैया, ठीक है आगे करना, ठीक है।